आज हम सभी 80 घाट वाराणसी में समुपस्थित होकर ऐसे महान व्यक्तित्व के संदर्भ में चर्चा करने चले हैं जो सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की गरिमा के लिए उन्होंने किस रूप में कीर्तिमान स्थापित किया, यह देश के अन्य राष्ट्रपतियों के लिए भी मिसाल बन गई। 3 दिसंबर 1884 को उन्हें जन्मे श्री महादेव प्रसाद सहाय, पिताजी का नाम था श्री महादेव प्रसाद सहाय। माँ कमलेश्वरी देवी की कोख से जन्मे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एक सामान्य से गांव बिहार राज्य के सीवान जिले के जीरादेई में उनका जन्म होता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसा उनका परिवार था। नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण, धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत, सदाचार संपन्न रीति से उनके बचपना में उनके आसपास का जो वातावरण था बहुत पवित्र वातावरण था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो रात्रि में जल्दी सो जाते थे तो जल्दी नींद भी खुल जाती थी सुबह सुबह, और जब तक अंधेरा छट ना जाता तब तक वो अपनी माता को जागृत करके महाभारत, गीता, रामायण आदि कथाएं सुना करते थे। यन्नबे भाजने लगना संस्कारो नान्यता भवे, कथा छलेन वाला नाम नीतिस तदिहि कथ्यते। जैसा संस्कार, जैसा सोचता है, जैसा सुनता है, जैसा चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके जीवन का, राष्ट्रीय जीवन का निर्माण होता है। इसलिए संगत भी ऐसे व्यक्ति की करना चाहिए, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए, ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जिससे जीवन में आमूलचूल बदलाव हो जाए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे बड़े भाई सीवान पढ़ने गए, उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। किसी उनके पिता के शुभचिंतक या मित्र दोस्त यार रहे होंगे, उनके घर उन्होंने भेज दिया ताकि हमारे पुत्रों में शिक्षा दीक्षा। उनके बड़े भाई का नाम था महेंद्र प्रसाद जी, श्री महेंद्र प्रसाद जी। तो धीरे 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 एक दिन एक घटना घटित हुई कि बाल स्वभाव बसा तो उनके बड़े भाई जो उस जमींदार के यहाँ, उनके चाचा के यहाँ पर दोस्त थे, उनके पिताजी के, उनके कुएं के पास गए और उसमें गड्ढे में गिर जाते। जैसे तैसे उनको बचाया जाता है, प्राण हानि नहीं हो पाती है, जीवन हानि नहीं हो पाती है, बच जाते हैं। लेकिन वह दोस्त एक चिट्ठी लिख करके बोलता है कि ऐसे बच्चे को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, जो इतना चंचल हो, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर वह भाइयों के साथ में उसमें डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी होते हैं। वो बालक रहते हो अपने बड़े भाई के साथ में छपरा पढ़ने चले जाते हैं। माध्यमिक पढ़ाई छपरा में होती है और धीरे धीरे से उनके लिए पटना भेज दिया जाता है। पटना के बाद में जो उनके जीवन का उत्तम चिंतन था, उत्तम ध्येय वाक्य था, उत्तम लक्ष्य था, शुभ लक्ष्य था, वह था राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, देश की सेवा करने का भाव उनके मन में सदा आता रहता था। और उसी श्रृंखला में, क्योंकि उस जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता थी,
जो कि सब सर्वविदित है कि 1911 में दिल्ली के लिए जहाज पंचम किंग का जो दरबार लगता है और दिल्ली के लिए राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया जाता है। 1911 में कलकत्ता के जो भारत देश की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी बना दिया जाता है। और भारत देश का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और सर्वप्रथम अंग्रेजों की आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में जहाँ पर सबसे बड़ी शिक्षा दीक्षा की भूमि बनी इन 300 वर्षों के अंदर में, उस जगह का नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि उस विश्वविद्यालय से कई नोबेल प्राइज विनर, जिसमें श्री सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी शामिल हैं, सीवी रमन जी भी शामिल हैं और अमृत सेन जी भी शामिल हैं। 5-5, 6-6 नोबेल प्राइज विनर उस विश्वविद्यालय ने दिए। अवनींद्रनाथ से लेकर के सत्येंद्रनाथ टैगोर, सर आशुतोष मुखर्जी से लेकर के डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सतीश मुखर्जी से लेकर के स्वामी नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद जी, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से लेकर उनके छोटे भाई, मतलब सैकड़ों ने 2100 लोगों के लिए, 2100 लोगों के लिए, महान धुरंधर लोगों के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सर मधुसूदन माइकल से लेकर के शरदचंद्र से लेकर के श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के देवेंद्रनाथ टैगोर तक सारे महापुरुषों का शिक्षण दीक्षा यदि किसी विश्वविद्यालय में होती है तो उसका नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय। वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा होती है और वास्तव में जैसे कि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद जी काशी गांधी विद्यापीठ में पढ़ने आए थे। पहले रणवीर संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे जो कि बीएचयू का अंग है, और पढ़ते पढ़ते उनके मन में क्रांति की ज्वाला जग गई थी, क्योंकि ऐसा माहौल उन्होंने वातावरण देखा। उनके मन में आया कि क्यों नहीं भारत माता की सेवा करना चाहिए, हम लोग पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। उसी प्रकार जब कलकत्ता में पहुंचते हैं श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनके मन में एक ज्योति जलती है, ज्ञान की ज्योति जलती है। वो ऐसे लोगों के संसर्ग में आते हैं, क्रांतिकारियों की संसर्ग में आते हैं, उनको सानिध्य प्राप्त होता है। वो डांस सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं, और डांस सोसाइटी बुद्धिजीवी लोगों की सोसाइटी थी, क्रांतिकारियों की सोसाइटी थी, महान विद्वानों की सोसाइटी थी, मनीषियों की सोसाइटी थी। ज्ञान जिनके अंदर में अपरंपार जिनको प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों के साथ में उठना बैठना होता है। कुसंग से अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं और सत्संग से बुरे लोगों को सुधरने की संभावना रहती है। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो बचपना से, प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कारी थे। उनके लिए 1911 के लगभग में जब उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो कि मुझे लगता है कि उस समय सर आशुतोष मुखर्जी का जमाना रहा होगा। सर आशुतोष मुखर्जी 5 बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे, और उस समय वो मुख्य न्यायाधीश भी थे जब स्वतंत्र गुलाम भारत में, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस महान बुद्धिजीवी, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी महान पुरुष की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि श्री सर आशुतोष मुखर्जी और श्री सतीश मुखर्जी उस सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। मतलब कि उस जमाने में मुख्य न्यायाधीश बनना अपने आप में असंभव की बात थी, संभव नहीं था। प्राय अंग्रेज लोग ही कुलाधिपति बना करते थे, लेकिन उस महान तपस्वी, महान मनस्वी, महान मनीषी, महान बुद्धिजीवी श्री आशुतोष मुखर्जी का जिसको सानिध्य प्राप्त हो गया, वो क्या पढ़ाई में ध्यान नहीं देता? बिल्कुल ध्यान देता। तथाकथित बुद्धिजीवी जिनके लिए दक्षिणपंथी कहते हैं, फांसीवादी कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, संकोच होना चाहिए
कि सर आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ था। बड़े बड़े अंग्रेज बुद्धिजीवी लोग उनसे पढ़ने के लिए आया करते थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैकाले की शिक्षा को समाप्त करने के लिए नहीं, उसके लिए सुधारने का प्रयास किया कि हिंदी में, बंगाली में और हमारे भारत देश की विधाओं में, भारत देश की विद्याओं का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में यदि सर्वप्रथम किसी ने प्रयास किया तो उन्हें ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम था श्री सर आशुतोष मुखर्जी जी। उन्हीं महान तपस्वी के पुत्र हुए डॉक्टर श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद में कुलाधिपति बनते हैं। और जब भारत में प्रथम बार सरकार बनती है 1946-47 में अंतरिम सरकार, तो जो 12 मंत्रिमंडल के सदस्यों में इनके लिए उद्योग मंत्री का पद दिया जाता है वो श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। लेकिन जब 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान का जब नारा दिया गया कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जी ने, उसके विरोध में एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक देश में के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं कि भारत का झंडा अलग होगा, कश्मीर का झंडा अलग होगा। ये श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका लोकसभा में इसका विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया। ये उन्हीं श्री श्यामा प्रसाद वैसे सर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे। जब भारतवर्ष में जब 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान की बात हो रही थी, तो डॉक्टर श्री सर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री ऐसे पद पर थे, प्रतिष्ठित पद पर थे, लेकिन उन्होंने कहा यह मुझे स्वीकार नहीं है और विरोध करते हुए उन्होंने मंत्री पद से परित्याग कर दिया था। वास्तव में कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई आत्मसम्मान, स्वाभिमान बेच करके काम नहीं करना चाहिए। ये उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कितना पद प्रतिष्ठा का लोभ दे, आज चंद पदों के कारण से व्यक्ति अपने सिद्धांतों को त्याग देता है। आज से जो है 70 साल 80 साल पहले उस महापुरुष ने सिद्ध करके दिखा दिया कि हमारी राष्ट्र में राष्ट्र से प्रेम रखता हूँ, ना कि जो हमारे लिए पद से प्रेम है। पद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य सर आशुतोष एक राजा साहब भी थे। वो समाज सेवी संस्थाओं में, परोपकारी संस्थाओं में उनका इतना लगाव था, इतना प्रेम था, इतने वो उदार थे, तो उन्होंने उस संस्था को बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिया। उसी में श्री राधा कुमुद मुखर्जी भी हुआ करते थे। राधा कुमुद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय हिस्ट्री, नरशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी के सबसे बड़े महान ज्ञाता हुए। हमने ऐसे महाराष्ट्र महापुरुषों के लिए, इन्होंने राष्ट्र जीवन के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, आज भुला दिया है। धीरे धीरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों, श्री अरविंदो घोष, जो उनसे 1872 में श्री अरविंद घोष जी का जन्म हुआ था, 1884 में श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, 1865 में श्री सर आशुतोष मुखर्जी का जन्म हुआ था और सतीश मुखर्जी का जन्म भी 1864-65 में ही हुआ था। लगभग सब समायिक थे, समकालीन थे। 1861 में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था, वो भी वो सोसाइटी के सदस्य थे। डांस सोसाइटी का काम केवल जो है धार्मिक कार्य करना नहीं था, परोपकारी कार्य करना ही नहीं था। डांस सोसाइटी राष्ट्र कार्य के लिए लगी हुई सोसाइटी थी। और सोसाइटी के ज्वाइन करने के बाद श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है कि मैं राष्ट्र के लिए मरूंगा, राष्ट्र के लिए जीऊंगा, मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाऊंगा। और वो जब भारत देश पढ़ा, शिक्षा दीक्षा लेने के उपरांत जब अपने जन्मस्थली आते हैं, तो धीरे धीरे जब बिहार की परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं, गरीबी को देखते हैं, अशिक्षा को देखते हैं, उसी समय पाकिस्तान में क्वेटा है, उसमें भूकंप आ जाता है। भूकंप आता है तो श्री महात्मा गांधी जी के साथ और अन्य क्रांतिकारियों के साथ, उधम सिंह जी के साथ या अन्य राष्ट्र पुरुषों के साथ में वो वहाँ पर सहयोग करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और 1935 में बिहार राज्य में इतना भयंकर भूकंप आता है, मिथिला प्रांत से लेकर के पूरा बिहार राज्य दहल जाता है।
लोग क्षत विक्षत हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, अकाल पड़ जाता है। लोग उस अकाल में सर डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी तन मन से सेवा करते हैं, पूरा अपना धन लगा देते हैं, अपना समय देते हैं। कहने का तात्पर्य उनका कोई राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था। वो समाज सेवी थे, उनके मन में लोगों के प्रति करुणा की भावना थी। तो महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बिहार राज्य में मुझे कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। तो महात्मा गांधी जी इनकी सादगी से प्रसन्न हुए, जिनके लिए उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई से भी बढ़कर के है, ये मेरे परिवार से ही बढ़कर के हैं। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत महान व्यक्तित्व है। इतनी सादगी जीवन उनका। धीरे धीरे पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। सदाकत आश्रम बन जाता है। सदाकत एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो कि उनकी श्री सुश्री राजवंशी नाम की उनकी धर्मपत्नी थी, वो भी उसमें समर्पित हो जाती, जो कि भले ही अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन श्री कस्तूरबा गांधी की, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, चंपारण में जाकर के महात्मा गांधी जी ने जहाँ पर कसम खाई हुई थी, जहाँ श्री राजेंद्र प्रसाद जी के सामने ही, जब मेरे देश के लोग एक जगह उन्होंने कहा कि हम शिक्षा दीक्षा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता का वातावरण होगा, देश में पवित्र वातावरण बनेगा, तो उन्होंने जो है कई लड़कियों के लिए शिक्षित किया महात्मा गांधी जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और उन्होंने कहा चंपारण, जो कि बहुत ही पश्चिमी चंपारण और चंपारण जो बहुत शिक्षा दीक्षा का सर्वथा अभाव था, वहाँ पर हिंदी भाषा में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सिखाना, वर्णमाला सिखाना शुरू किया। इतनी गरीबी थी कि कोई एक धोती पहन करके ही जीवन निर्वाह कर लेता था, कोई कोई के लिए वो भी प्राप्त नहीं होता था महिलाओं के लिए। तो श्री महात्मा गांधी जी ने कहा, जब मेरे देश के गरीब लोग इतने जब दुखी हैं, तो मुझे भी एक वस्त्र, उन्होंने कुर्ता पैंट पजामा छोड़ना बंद कर दिया, टाई कसना, और महात्मा गांधी ने एक वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, तपस्वी महात्माओं की तरह। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तन्मयता के साथ में श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनके साथ कदम से कदम मिलाने लगे। समकक्षध्वम संपदध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञान न उपासते। एक साथ चलो, एक साथ चलो, एक साथ बढ़ो, एक साथ एक स्वर में बोलो, यही हमारे देश का वयम राष्ट्रीय यज्ञाम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र के पुरोहित हैं, ऐसा उन्होंने मंत्र दिया, अलग जगाई। पर समय आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, सहयोग आंदोलन होता है, उसमें भी श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। गुजरात से जैसे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कटिबद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से, सच्चिदानंद सिन्हा जी बिहार से, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी बिहार से, कृष्ण सिंह जी बिहार से, बंगाल से अनेक राष्ट्र महापुरुष तैयारी करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिपिन चंद्र पाल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, श्री खुदीराम बोस तो अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। इतनी कम अल्पायु में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की लिस्ट में बहुत कम लोगों का नाम लिया जा सकता आएगा। खुदीराम बोस जी 19 साल की आयु में शहीद हो गए थे। श्री चंद्रशेखर आजाद जी 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। श्री भगत सिंह जी भी कम आयु में, अल्पायु 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। श्री अशफाक उल्लाह खान जी, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी, श्री राजगुरु जी, श्री उधम सिंह जी आदि आदि राष्ट्र महापुरुषों ने बहुत अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाहिड़ी आदि आदि महापुरुष अल्पायु में ही शहीद हो गए थे, जिनके कारण से आज हम लोग स्वतंत्र हैं और राष्ट्र जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्रता का अनुभूति कर रहे हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसकी परिपाटी तैयार हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन काल में जो तपस्या का जीवन, सादगी का जीवन जीते हैं, धीरे धीरे संघर्ष करते करते 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत देश आज़ाद हो जाता है। श्री स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत देश आज़ाद तो हो गया था,
लेकिन उनका स्वयं का एक गणतंत्र का एक निजी संविधान होना चाहिए, संप्रभु राज्य का। उनके पास कोई संविधान नहीं था अभी तक। उसमें श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोगों के लिए आज भी गलत फहमी है कि संविधान सभा का अध्यक्ष श्री भीमराव अम्बेडकर जी थे। नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मसौदा ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष श्री भीमराव अम्बेडकर जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उस लिखाने में सबसे ज्यादा मेहनत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मेहनत की, केटी शाह ने सबसे अधिक मेहनत की, श्री भीमराव अम्बेडकर जी ने भी मेहनत की उसमें। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने मेहनत नहीं की। श्री भीमराव अम्बेडकर जी भी महान ज्ञानी थे, राष्ट्र महापुरुष थे, उन्होंने भी संघर्ष किया। लेकिन हम उन लोगों के लिए भी नहीं भूल जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे देना चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने ही सब कुछ किया है। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि कानून, संविधान, न्याय प्रक्रिया के महान ज्ञाता थे, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जो कि सागर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, श्री बरकत उल्ला साहब जो कि संविधान न्याय प्रक्रिया के महान जानकार थे, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जो जिन्होंने सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो भी बहुत ही बड़े कानून के, संविधान के, न्याय के जानकार थे। इनका तीन देशों के लोग उनसे कानूनी सलाह लिया करते थे। इंग्लैंड में उनका दफ्तर हुआ करता था, एक पेरिस में उनका दफ्तर हुआ करता था, ऑफिस हुआ करता था, एक दिल्ली में उनका ऑफिस हुआ करता था। और इन्होंने इतना पैसा कमाया देश विदेश से, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी ने, जो कि महात्मा गांधी जी के समकालीन थे। 1869 में उनका जन्म हुआ था। इतना पैसा कमाया कि अपने निजी पैसे से उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, जो आज भी है। 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे राष्ट्र महापुरुषों ने सारे एक प्रदेश के कुछ प्रतिनिधि बने और संविधान सभा ने एक बिल पारित किया कि इसका राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, जो कि तीनों सेनाओं का अग्रणी होगा। उसके अधीन तीनों सेनाएं होंगी, जल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाएं उसके अंडर में होंगी। वह थे सर्वश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनको महामहिम प्रथम भारत देश के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले सादगी की प्रतीक 12 साल 107 दिन तक वह देश के राष्ट्रपति रहते हैं। 12, यदि कोई कहे 1950 से लेकर के 2 साल, 1952 में पुनः चुनाव होता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, बिना चुनाव के, क्योंकि उस समय चुनाव संभव नहीं था, न उस समय कोई भारतीय चुनाव हुए थे। फिर इसके उपरांत में 1952 में पुनः चुनाव होता है। 1952 में जब चुनाव होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए किस महोदय के लिए लाया जाता है, इसके लिए भी देखना होगा। केटी शाह जो कि संविधान निर्माताओं के सहयोगी थे, संविधान में परम सहयोगी रहे, मुझे लगता है मुंबई के रहने वाले थे, और ये कई कानून में चेंज करवाना चाहते थे। केटी शाह, इन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ में, और 1952 के राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि 3 मई 1952 में जो चुनाव हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए 5,07,400 वोट प्राप्त हुए। और केटी शाह जो कि संविधान, कानून, न्याय प्रक्रिया के महान वकील, न्यायाधीश थे, बहुत ही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति थे, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए ही थे। उनके लिए 92,827 वोट प्राप्त हुए। और जो सामान्य लोग, जिन्होंने लक्ष्मण गणेश जी ने चुनाव लड़ा था, मतलब कि हम भी राष्ट्रपति बन जाए, हम भी राष्ट्रपति बन जाए, फिर उनके लिए 2672 वोट प्राप्त हुआ। चौधरी हरिराम जी, जो इनका नाम है श्री चौधरी हरिराम जी, पंजाब राज्य के रहने वाले थे। इन्होंने कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, एक ही बार नहीं। चौधरी हरिराम जी ऐसे व्यक्ति थे जैसे काका जोगिंदर सिंह। काका जोगिंदर सिंह ने अपने जीवन काल में 300 चुनाव लड़े। 300 चुनाव में एक भी चुनाव नहीं जीता उन्होंने। विधानसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकते थे,
लेकिन विधानसभा का, पार्षद का, एमएलसी का, ऐसा देश का कोई चुनाव नहीं बचा जिसमें काका जोगिंदर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा हो और जिसमें वो पराजित नहीं हुए हो। उसी तरह चौधरी हरिराम जी ने भी 4-5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके लिए उस चुनाव में 1954 वोटों की प्राप्ति हुई। कृष्ण कुमार चटर्जी ये बंगाल के रहने वाले थे, इनको 533 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। कुल मिलाकर के 6,05,386 वोट गिरते हैं, जिसमें श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए 5,07,400 वोटों की प्राप्ति होती है। और इसी दरमियान उसके पहले 1950 के दरमियान एक वाकया आता है, एक मोड़ आता है, जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मप्रियता और उनके पराक्रम की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। वह मोड़ था जिस समय देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ पटेल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों के लिए भारत में विलय करवा दिया था, जिनके लिए जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मनी में अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ जर्मन को एकीकृत बिस्मार्क करते हैं, उसी प्रकार भारत में वह काम सर्वश्री लोह पुरुष सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा होता है। और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में ये भावना थी कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे राष्ट्र के लिए नीचा दिखाने के लिए बर्बर लोगों ने, नृशंस लोगों ने, अत्याचारी लोगों ने, पापाचारी लोगों ने, दुराचारी लोगों ने काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया तो धन के लोभ में। उन्होंने हमारी संप्रभुता और हमारी धार्मिकता को नष्ट करने का प्रयास किया था। उन धर्मांध लोगों ने, उन जिहादी लोगों ने, उन निकृष्ट लोगों ने उसको कलंक का टीका उनके लिए बार बार याद आया करता था। श्री सर्वश्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने जीवन में कसम खाई, जिनका लोहा 565 रियासतों में, यहाँ डॉक्टर हरि सिंह जी ने, राजा हरि सिंह से लेकर के निजाम हैदराबाद ने और जूनागढ़ के शाह ने, सबने उनका लोहा मान लिया था। ऐसे सर्वश्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि गुजरात के बारडोली के रहने वाले थे और महान व्यक्तित्व थे और बहुत ही धुरंधर थे। उनकी एक ही बेटी थी, उसको भी बाद में राजनीति में आई। ऐसे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रस्ताव रखते हैं कि सोमनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, भव्य रूप दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे माथे पर, भारत के माथे पर एक कलंक का टीका लगा हुआ है वो मिटे और मिटता है। उसका निमंत्रण एक श्री रविशंकर जी नाम के व्यक्ति थे, जो गुजरात राज्य के ही थे, महान व्यक्ति थे। उस संस्था के प्रमुख सदस्यों में उनका नाम भी लिया जाता है, रविशंकर महाराज, पंडित रविशंकर महाराज। उनके द्वारा सब लोगों को निमंत्रण प्राप्त होता है। तो निमंत्रण प्राप्त होता है, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए हमारे धर्मनिरपेक्षता में बट्टा लग जाएगा, हम नहीं जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए भी मना करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति पद का छोड़ना स्वीकार है, मैं राष्ट्रपति पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसे परम पुनीत कार्य के लिए मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उससे राष्ट्र से क्या लेना देना है, ऐसे कुछ चीजें भट्टा लग जाएगा। अरे मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, विदेशी आक्रांता लोगों ने जो हमारे धर्म की क्षति की थी, यदि ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। और वहां पर जाते हैं। कहने का तात्पर्य सुधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि राष्ट्रपति के लिए एक प्रधानमंत्री जो कुछ कह दे, चाहे वो गैर कानूनी बात कह दे, तो जो नहीं मान लेना चाहिए, यदि उचित बात नहीं है उसके लिए अस्वीकार कर देना चाहिए। तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मना किया गया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा, मेरी राष्ट्र संस्कृति का पालन करूंगा, राष्ट्रीय जीवन का पालन करूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने सामाजिक मूल्यों का ही पालन करूंगा। हिंदू होने का मतलब यह नहीं है, मुसलमान होने का मतलब यह नहीं है, एक अच्छे हिंदू का होने का मतलब यह नहीं है
जो वह किसी की निंदा करे, किसी की धर्म की कुत्सित भावना से देखे, हे दृष्टि से देखे, उपेक्षा की दृष्टि से देखे। एक योग्य मुसलमान का कर्तव्य है कि वो दूसरे धर्म का समादर करे, आदर करे, सम्मान दे। एक ईसाई का धर्म है कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए भी दूसरों का आदर करे, दूसरों की संस्कृति का आदर करे। एक अच्छे हिंदू का धर्म है कि वह दूसरों को समादर करते हुए, अच्छी भावना रखते हुए, आत्माना परिकूलानी परेशान ना समाचरे, कि उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर के कार्य करे। ऐसा मतलब नहीं कि मैं अपने धर्म का पालन ना करूं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म के लिए, अपने दायित्व के लिए भली भांति जान लिया था, सम्यक प्रकार से जान लिया था कि सम्यक ज्ञान हमें अति किसी विषय की नहीं करना है। किसी के कहने से मैं अपने धर्म का ही परित्याग कर दूं, किसी के रोकने से पद के खातिर मैं मुख्य धर्म के राष्ट्र धर्म का परित्याग कर दूं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बाद में लोगों ने गढ़ दी कि आपको राष्ट्रपति होते हुए मंदिर नहीं जाना है। यहाँ तक कि श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बद्रीनाथ जी की यात्रा करते हैं। यदि उन्होंने ये शुभारंभ नहीं किया होता तो लोग कहते मैं तो संवैधानिक पद पर हूँ, धर्म को मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो अयोध्या जी आते हैं। आज से जो है 6 साल पुराने दिनों की घटना है। मेरे साथ में रामनवमी के अवसर पर, शुभ अवसर पर 3 जज गए हुए थे। जब वो अयोध्या जी का दर्शन करना था, सरयू जी स्नान करना था, सरयू जी में स्नान करना था उनके लिए, राम जन्मभूमि का दर्शन करना था, तो पैदल जाने को तैयार नहीं। उन्होंने लखनऊ फोन किया अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, पद का प्रभुत्व दिखाते हुए, हमारे अंदर में देखिए कितना बल है, कितना पावर है, कितनी शक्ति है। और उन्होंने वहाँ से ऑफिसर से फोन करवा करके फैजाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या नाम दिया गया है, वहाँ से पुलिस आती है और 2-3 गाड़ियों में सवार होकर के 10 लाख जनता को ढूंढते हुए, विचलित करते हुए सरयू जी पहुँच जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप लोग कैसे लोग हो? तो देश में राष्ट्रपति तो केवल एक ही होता है और जजों की संख्या तो हजारों की संख्या में जज हैं। एक देश का राष्ट्रपति, संप्रभुत्व गणराज्य का राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका इस धरातल पर आगमन होता है तो धरती को चूमते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पूरी श्री अयोध्या जी के लिए श्री राम भगवान की जन्मस्थली होने के कारण से पूरी श्री अयोध्या जी की परिक्रमा करते हैं और सारे साधु संतों को आदर करते हुए हर मंदिर में जाते हैं। यहाँ तक कि वो सारे दलों से ऊपर होकर के गोरखनाथ मंदिर, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के मंदिर में श्री गोरखपुर भी आए हुए थे। यह नहीं था उनके मन में कि श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज हिंदू महासभा के हैं तो मैं उनसे क्यों मिलूंगा। वो सारे सर्वधर्मों से ऊपर उठ करके सारे लोगों का स्वागत सत्कार करते थे। गरीबों के प्रति तो उनके मन में ऐसी भावना, दिव्य भावना थी तो आज तक जो कि बहुत बिरले राष्ट्रपतियों में देखी सुनी जाए। वो राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहने वाला और महान पुरुष सादगी का साक्षात प्रतिरूप बन गया था, आकृति बन गए थे, साक्षात रूप बन गए। तो जब दूसरा चुनाव होता है 1957 में, उस चुनाव में भी विचित्र हाल होता है, विचित्र हाल। वह चुनाव ही अपने आप में विचित्र था। जबकि 1952 के बाद 1957 में जब चुनाव होता है तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए 4,59,698 वोटों की प्राप्ति होती है और चौधरी हरिराम 2672, जिनको चुनाव लड़ने की आदत पड़ गई थी उनके लिए भी 2672 मात्र वोटें प्राप्त होती है, पंजाब के रहने वाले। और नागेंद्र नारायण दास, जिनको 2000 वोट प्राप्त होते हैं। और जो है राव, कहने का तात्पर्य ये है कि वो कभी भी अपने धर्म का उन्होंने पालन करना बंद नहीं किया। और जो राष्ट्रपति पद का परित्याग करते तो नहीं, जैसे लोग यश मौज में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सेवा सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अरे मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति हूँ। और पुराने अपने आश्रम में आ जाते, उसका नाम था सदाकत आश्रम, जहाँ पर महात्मा गांधी जी अधिकांश आया करते थे। पूज्य महात्मा गांधी का अधिकांश आगमन हुआ करता था उस जगह पर। कहने का तात्पर्य है श्री महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपति का चुनाव तो बहुत जबरदस्त किया था,
ऐसे महानुभाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया था जो वास्तव में उसके पद के लायक थे। आज भी बिहार के लोग गाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के महान रहीने, रही एक दो खटिया बिस्तर एक दो तकिया। कहने का तात्पर्य एक न उनके पास बिस्तर, सब कुछ सुविधाएं होती हुई वो बिस्तर का भी उपयोग नहीं करते, जमीन पर सोते थे और अपने पुरानी वेशभूषा में ही रहते थे। श्री महा पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने उनके बारे में लिखा हुआ है कि मैं उनके चेहरे के लिए, उनकी उदारता के लिए, उनके राष्ट्र प्रेम के लिए और उनके विद्वत्ता के लिए, उनके स्नेह के लिए पूरी जिंदगी में भुला नहीं सकता हूँ। वो साक्षात सादगी के अवतार थे। कई बार उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग, गरीब लोग उनसे प्रभावित रहे। उन्होंने हित किया, वो मानवतावादी थे, समाज सेवी थे। इसलिए मैं अंतिम में कहूँगा कि तुम भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तो भारत है। ऐसे ही महापुरुषों के कारण से आज भारत भारत है। इतना कह करके मैं ऐसे महापुरुष के लिए पुष्पांजलि, विनयान्जलि और श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। ओम।